नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आर.एस. शर्मा जी, जो कि सीईओ हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, और आप चेयरपर्सन हैं एम्पावर्ड पैनल फॉर कोविड वैक्सीन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा जी, आप मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। तो सर, ये जो वैक्सीनेशन का दूसरा फेज चल रहा है, उसमें आप इसके आप प्रभारी हैं और आपकी अगुवाई में ये दूसरा वैक्सीनेशन फेज जो है वैक्सीनेशन का, वो शुरू हो रहा है। सरकार का जो लक्ष्य है वो लगभग 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने का है। आपने जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव करियर है उसमें आप इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है उस सेंस में कि जितने नंबर्स हैं वो नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, और पूरे विश्व का एक प्रकार से 1/6 जनसंख्या हमारी है, 130 करोड़ के लगभग। तो उस जनसंख्या को कवर करना और वैक्सीनेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है निश्चित रूप से। लेकिन हम लोगों ने पहले भी बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं भारत में। हम लोगों ने आधार बनाया, 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। हम लोगों ने यूपीआई का ट्रांजैक्शंस किया, करीब 400 करोड़ ट्रांजैक्शंस पिछले महीने हुए, जनवरी के महीने में। तो ये बहुत बड़े बड़े काम पहले से डिजिटल टेक्नोलॉजी के हो चुके हैं, और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी लॉजिस्टिक एक्सरसाइज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग की जो वो है तरीका है काम करने का, बड़े इलेक्शन, जैसे मान लीजिए इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम पहले भी हुए और ये भी हो जाएगा। जी, तो क्या आप मानते हैं कि जो वैक्सीन की सप्लाई है वो सफिशिएंट है, लेकिन जो हमारे स्टेट्स हैं उनको खुद को तैयार रखना होगा इस वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने के लिए, इसे तेज करने के लिए राज्यों को अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी, उन्हें कमर कसनी होगी। चैलेंजेस कहाँ हैं? नहीं, ऐसा है देखिए कि ये राज्य तो कर ही रहे हैं। आखिरकार करीब 1.25 करोड़ लोगों का अब तक 1.25 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। ये बहुत कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पिछले वर्षों में करीब, कल जैसे मान लीजिए कल 40-20 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ एक दिन में। तो ये अपने आप में एक दर्शाता है कि बहुत तेजी से हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को। जी, आप एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि आप कह रहे हैं कि राज्यों को 1 महीने एडवांस में तैयारी रखनी होगी। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि राज्यों का प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कोऑर्डिनेशन में उतनी तेजी नहीं दिख रही? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने के लिए क्या कोऑर्डिनेशन में राज्यों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ थोड़ी और तैयारी रखनी होगी? नहीं, देखिए, मैंने जो कहा है उसको आप दूसरे तरह से ले रही है। आपको नहीं पता है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, मैंने कहा है कि सभी लोग अपना टाइम टेबल जो है 1 महीने आगे तक का छापें। जी। उससे क्या होगा कि जो लोग अपॉइंटमेंट सीख करते हैं मोबाइल के माध्यम से, वो लोग को दिखाई पड़े कि हाँ भाई, इस हॉस्पिटल में फलानी तारीख को इतने लोग, इतना मतलब वैकेंसी खाली है, इतनी सीट उपलब्ध है, वहाँ जाके अपना रिजर्वेशन करा सकें और जा सकें। तो इस दृष्टिकोण से मैंने कहा था कि 1 महीने तक वो अपना पब्लिकेशन करके रखें अपने टाइम टेबल का। तो जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है सर, इसमें इसको सफल बनाने में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से इस एम्बिशियस जो आपका टारगेट है उसको क्या आप हासिल कर लेंगे? क्या डिजिटल डिवाइड जो है वो एक चैलेंज के रूप में सामने नहीं आएगा? देखिए, ऐसा है, ये कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी आवश्यक है, ज़रूरी है। बिना टेक्नोलॉजी के काम हो नहीं सकता। आप ये सोच के देखिए कि कोई छोटा मोटा गांव तो है नहीं जहाँ एक दूसरे को सब लोग जानते हैं और किसको लग गया किसको नहीं लगा पता चल जाएगा वैक्सीनेशन का। ये जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन में ये काम हो रहा है, और इसमें हर व्यक्ति को कब लगा पहला टीका, उसका दूसरा टीका कब लगेगा, कौन सा टीका पहले दिन लगा था वही टीका दूसरे दिन लगना चाहिए, दूसरे 29 दिन के बाद, 28 दिन के बाद। तो ये सारा आंकड़ा बिना एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के, बिना एक आईटी की व्यवस्था के ये संभव नहीं है। तो इसलिए ये तो बहुत ही आवश्यक है। आईटी की व्यवस्था के बिना ये काम हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि आईटी की व्यवस्था जो है लोगों को सुविधा प्रदान करे। जैसे कि मान लीजिए लोग अपना अपॉइंटमेंट ले सकें कि भाई ठीक है, हमको अपना टीका लगवाना है, तो ये हमको अपॉइंटमेंट चाहिए इसके लिए, है ना, तो अपना अपॉइंटमेंट खुद बुक करा सकें। इसके लिए भी दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। तो ये आईटी तो निहायत ही आवश्यक है, और उसकी
जी। डिजिटल बैकबोन हमने तैयार की है। जी। तो वैक्सीनेशन के स्पेस में 60 साल से ज़्यादा और साथ ही उन लोगों को जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है, जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें टीका लगाया जा रहा है। लेकिन जी ज़्यादातर बुजुर्ग जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है। गाँव में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में वो इतने एम्पावर्ड नहीं है। इंटरनेट की सुविधा हो सकती है उनके पास नहीं हो, तो उनके लिए क्या सोल्यूशंस हैं? पूर्णिमा जी, बड़ा ये सही नहीं है बात, क्योंकि ये इंटरनेट की सुविधा की इसमें आवश्यकता नहीं है। जी। इसमें मात्र जो है टेलीफोन चाहिए, आपके पास एक स्मार्टफोन चाहिए। और अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो बगल वाले कोई आपके पड़ोसी हैं या वो हैं, उनके स्मार्टफोन के माध्यम से भी आप इस प्रकार की बुकिंग करवा सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, मात्र फ़ोन की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 120 करोड़ कनेक्शंस हैं, 770 करोड़ जो है इंटरनेट के कनेक्शंस भी हैं, और लगभग हर परिवार में एक फ़ोन ज़रूर है। तो वैसी स्थिति में कोई बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसके अलावा वॉक इन भी वैक्सीनेशन और का अरेंजमेंट किया गया है। इसका मतलब जिन लोगों के पास सुविधा नहीं है और जो इस प्रकार से अपना अपॉइंटमेंट नहीं करवा सकते हैं, वो सीधा सीधा सेंटर में जा सकते हैं और वहाँ वैकेंसी रहने पर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो विशेषकर गांव के इलाकों में ऐसा हो रहा है, जहाँ करीब वॉक इन पे लोग जा रहे हैं, और अब तक के आंकड़ों के अनुसार करीब 50% लोग अपॉइंटमेंट से जा रहे हैं और 50% लोग वॉक इन जा रहे हैं, जो बिना अपॉइंटमेंट के वहाँ जा करके अपना टीका लगवा रहे हैं। जी। हमने कई रिपोर्ट्स पढ़ी जिसमें ये देखा गया कि कई हॉस्पिटल्स में ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनको वापस लौटा दिया गया, लेकिन जो वॉक इन है उनको वैक्सीन दे दी गई। तो जो एनएचए के राडार पर इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और किस तरह की सख्ती नहीं, ये बहुत गंभीर मसला है। इसको हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं कि जिसने अपॉइंटमेंट कराया उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वॉक इन केवल 3 बजे के बाद ही लोगों को एक्टिवेट करना चाहिए, कि 3 बजे तक इंतजार करना है हमको, जो लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनका, और उसके बाद फिर अपना देखेंगे कि भाई कितने लोगों को हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में जिनका अपॉइंटमेंट है उनको लौटाना उचित नहीं है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं देख करके, और हमारे पास आंकड़ा सब उपलब्ध है। ऐसी बात नहीं है कि हमको जानकारी नहीं है, हमारे पास आंकड़े हैं, और हम ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि इस तरह का एमओयू में हमने स्पष्ट लिखा है कि आप अपनी पूरी की पूरी वैकेंसीज को आप पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करने के बाद रिजर्वेशन उस पर करेंगे। रिजर्वेशन होने के बाद जो बचेगा उसको आप वॉक इन को देंगे। ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था का पालन सभी को करना होगा। तो जो सरकार क्या ये भी कोशिश कर रही है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ इम्यूनाइजेशन ड्राइव जो है उसको स्ट्रीमलाइन करें, ताकि रूरल एरियाज में जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव ज़्यादा तेजी आ सके वहाँ? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि रूरल एरियाज में जब लोग नहीं कर पा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन, तो वॉक इन फैसिलिटी रूरल एरियाज में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। जी। शुरुआत में अभी तो 10 दिन होने को आए हैं ये सेकंड फेज को इम्यूनाइजेशन के टीकाकरण के लिए। तो कुछ लोगों की ऐसी भी शिकायतें आई शुरुआत में कि कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अभी क्या स्थिति है? कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है ओटीपी जाने में आपकी कनेक्टिविटी के कारण या किसी और कारण से एक आध समस्या छोटी मोटी डिले हो सकता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। करीब हमारे सिस्टम पर करीब करीब 2-2.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, 2,61,85,154 जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है आपको इसके जो पोर्टल हमारा है उस पर। तो जब 2.5 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अपना ओटीपी सब आ गया है, तो वैसी स्थिति में ये कहना कि भाई ओटीपी नहीं आ रहा है, ये मुझे नहीं सही लगता है। हो सकता है कभी कोई छोटी मोटी समस्या रही हो, वो नॉर्मल कोर्स में भी हो जाता है, कभी कभी डिले हो जाता है ओटीपी आने में, तो वो रही होगी। अदरवाइज कोई ऐसी समस्या नहीं है, मेरी नज़र में कोई बड़ी समस्या नहीं नजर आ रही। कई लोगों का ये भी कहना है कि अपॉइंटमेंट बुकिंग और कंफर्मेशन का एसएमएस उनके मोबाइल पर नहीं आ रहा, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल पर नहीं, मोबाइल पर जब भी आप खोलिएगा अपना नंबर डाल करके डैशबोर्ड, तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि आप इस मोबाइल के विरोध में, इस मोबाइल के अगेंस्ट में कितने लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनमें से कितने लोगों का शेड्यूल किया है, कितने लोगों ने वैक्सीनेट करा लिया है। ये सारे डिटेल्स आपका एक डैशबोर्ड आ जाता है पूरी तरह से, तो वो आ रहा है। और उसमें मुझे तो कोई ज़्यादा शिकायतें नहीं मिली हैं। अगर कोई शिकायत मिली हो तो वो शिकायत हम लोगों से कर सकता है, और उसका कोई
1507 करके कॉल सेंटर का नंबर है, उस पर से शिकायत दर्ज कर सकता है। जी। कई लोगों का कहना है कि अपॉइंटमेंट के लिए तारीखों का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो या दिख नहीं रहा है, उन्हें एक ही तारीख का ऑप्शन मिल रहा है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, इसको मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हम लोगों ने ये कहा है कि अगले 30 दिनों तक का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को पब्लिश करें, जिससे कि लोगों के पास, लोगों को दिखाई पड़े कि हाँ भाई इस जगह इस तारीख को इस स्टेशन पे इतनी वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज लोगों को ट्रांसपेरेंटली दिखाई पड़े, ये बताया जा रहा है। तो ये बात मैंने कही है, इसी का कारण से मैंने कहा है कि अगर पब्लिश नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, और दिखाई नहीं पड़ेगा तो लोग रिजर्वेशन करवा नहीं पाएंगे, तो लोगों को कष्ट होगा। दैट इज द आइडिया। जी। और जो हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ सेंटर हैं, उनकी संख्या बढ़ाए जाने के अलावा क्या मोबाइल एम्बुलेंस की मदद से भी ये टीकाकरण है, उसे शुरू नहीं किया जाना चाहिए, खासकर बड़े और ज्यादा प्रभावित अभी हुए लोगों देखिए, फिलहाल ये नीतिमूलक निर्णय हैं, इनको करने के लिए मैं प्राधिकृत नहीं हूँ, तो इसके बारे में मैं सब जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। मेरा मुख्य काम जो है वो कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप का वो करना, और इस प्रकार से टेक्नोलॉजी बैकबोन मेरा मुख्य काम है, उस काम को मैं कर रहा हूँ। उसमें अगर कोई शिकायत है, उसमें कोई समस्या है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। बाकी सब जो सुझाव हैं आपके, वो सरकार उसके बारे में निर्णय लेगी, मैं कोई कमेंट उस बारे में नहीं करना चाहूँगा। जी। और इसके अलावा एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या ये ऑप्शन नहीं हो सकता किसी अस्पताल या टीका केंद्र में जो अवेलेबल डेट्स हैं वही शो हो, ताकि लोगों को ज्यादा खोजना ना पड़े? मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल, दोबारा। जैसे सारी डेट्स, अगर डेट्स का ऑप्शन आता है ऐप पर जाने पे, तो सिर्फ बाकी डेट्स ना दिखाई दे, बल्कि वही डेट्स दिखाई दे जो अवेलेबल हैं, ताकि लोगों को हाँ, तो वही तो दिखाई देता है, वही दिखाई देता है कि अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ट्रेन के रिजर्वेशन में आप जाते हैं किसी भी उस पर IRCTC की वेबसाइट पे, तो दिखाता है कि ये फुल है, ये फुल है, ये अवेलेबल है, इस तरह का दिखाता है, तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है उसमें। और कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ टीका लगवाया जा सकता है, वहाँ ऑनलाइन पेमेंट का अगर ऑप्शन नहीं है, तो क्या ये ऑप्शन? ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन तो लगभग हर जगह है। मुझे लगता है कि हर जगह जहाँ टीका लगाया जा रहा है वहाँ पर जो भी पेमेंट के ऑप्शंस हैं, UPI है, भीम है, पेटीएम है, या जो भी है, वो लोग नॉर्मली आजकल तो सब्जी बेचने वाले लोग भी इस प्रकार से रखते हैं अपना एक वो QR कोड एक्सपोज करके, वहाँ जाइए, उसमें QR कोड पे अपना स्कैन कीजिए, पैसा पेमेंट कीजिए। तो मुझे लगता है ये तो ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, तो नॉर्मल कोर्स में भी हो जाना चाहिए। मुझे लगता है हो रहा होगा, मैंने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है कितना पेमेंट जो है कैश में हो रहा है, कितना पेमेंट UPI के या डिजिटल माध्यमों से हो रहा है, लेकिन डिजिटल माध्यम से पेमेंट हो तो अच्छा रहेगा, जल्दी होता है और आसान से होता है। जी। और क्या केंद्र जो है वो राज्यों के साथ मीटिंग करने जा रहा है कि किस तरह से इस वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाई जाए, और किस तरह के आगे आप प्रयास सोच रहे हैं? केंद्र सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों से इंटरेक्ट करती रहती है। आज भी करीब 4:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये मीटिंग्स हमेशा होती रहती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, और इसी माध्यम से हम उनको प्रोटोकॉल बताते रहते हैं किस तरह करना है। जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके भी जो मैनुअल्स हैं, वो भी यूज़र मैनुअल हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो सब चीज़ें बता दी जाती रहती हैं। स्वास्थ्य सचिव हमारे वो भी लिखते रहते हैं राज्यों को। तो ये नॉर्मल इंटरेक्शन की तो नॉर्मल प्रक्रिया है केंद्र और राज्यों के बीच में इंटरेक्शन की, जो होती रहती है। जी। तो अंत में आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर, इम्यूनाइजेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों ही जो अभी तक की जो हमारी वैक्सीन हैं वो पूरी तरह सेफ हैं, सुरक्षित हैं, प्रभावी हैं, इसलिए इनको आप लगवाएं। जो आप लोग एलिजिबल कैटेगरी के लोग हैं वो उसमें पूरा भाग लें वैक्सीनेशन ड्राइव में, क्योंकि इसी के मार्फत हम कोरोना पर विजय पा सकेंगे। और आप ये मानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, वो मैं वही कह रहा हूँ, राज्य सरकारों को ही ये निर्णय लेना है। हम लोगों ने ये जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आयुष्मान भारत के हॉस्पिटल्स हैं या CGHS के हॉस्पिटल्स हैं, या जिन राज्यों में आयुष्मान भारत नहीं है वहाँ पर जो उनकी जो इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंतर्गत जो हॉस्पिटल्स हैं उन सबको प्राधिकृत किया है, और राज्य सरकार जिसको और चाहती है उसको भी प्राधिकृत कर सकते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल की कमी नहीं है, अब उनको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है राज्य सरकारें इस दिशा में काम कर रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आर.एस. शर्मा जी, सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और चेयरमैन एम्पावर्ड पैनल ऑन कोविड वैक्सीन, हमसे बात करने के लिए और विस्तार से हमारे जो लिसनर्स हैं उनको इस विषय में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।